एक महाराष्ट्र का, इतने बड़े राज्य का जो चीफ मिनिस्टर है, उसकी सोच ये है कि अगर एक आदमी रेव पार्टी कर रहा है, ड्रग्स पैडलिंग कर रहा है या ड्रग्स को का व्यापार कर रहा है मुंबई में, वहाँ की पीढ़ी, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, जनरेशन को ख़राब कर रहा है, तो वो करता रहे और हमें उसे आंख बंद कर लें सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुंबई में रहता है, मुंबई में उद्धव ठाकरे की जी सरकार है। और अगर ये दूसरे राज्य में हो रहा होता, यूपी में, हरियाणा में हो रहा होता, तो बात अलग थी। फिर ऐसा हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी की शायद जो सोच है वो बदल जाती और वो कहते कि उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। शेखर सुमन जी ने एक बयान भी दिया, उन्होंने बोला भाई जब मैंने अपना बेटा खो दिया था, बड़ा बेटा 11 साल की उम्र में, तो कोई नहीं खड़ा था मेरे साथ, सिर्फ एक शाहरुख खान था जो सेट पे आया था, मैं शूट कर रहा था और वो आके मेरे गले लग के और मुझे सांत्वना दी। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि अगर शाहरुख खान मेरे बुरे वक्त में खड़ा था, मेरे बेटे के मरने पे खड़ा था, तो आज शाहरुख खान का बेटा कुछ भी करेगा, मर्डर भी कर देगा, तो मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हूँगा सिर्फ इसलिए कि शाहरुख खान मेरे बेटे की मृत्यु में आया था या मुझे सांत्वना दी थी, वो दुखी था। ये कोई लॉजिक नहीं है। जो मुंबई में जाते हैं और आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को देखते हैं, शाहरुख खान के बेटे को देखते हैं, आर्यन खान को, अनन्या पांडे को देखते हैं, श्रद्धा कपूर को देखते हैं और इन लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल है। बेचारे जाते हैं एक्टर बनने, मॉडल बनने, वहाँ पर रातों को पार्टी कर रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं और बाद में अपनी लाइफ भी बर्बाद कर देते हैं। कोई सुसाइड कर लेते हैं, कोई वापस आ जाते हैं। जब हम इन्फ्लुएंसर होते हैं, देखिए अगर आज मेरी बात कोई नहीं सुनता, मेरे फॉलोअर्स नहीं है, मैं कुछ भी करूँ चल जाएगा, लेकिन अगर मेरे लाखों फॉलोअर्स हों, 4-5 लाख फॉलोअर्स हों या मेरी बात सुनते हो लोग, मानते हो, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं खुले में कोई ऐसा काम गलत ना करूं, मैं शराब ना पीऊं, मैं किसी को छेड़ूं नहीं, मैं गाली गलौच ना करूं, क्योंकि मुझे लोग फॉलो करते हैं। जैसे बिग बॉस है, बिग बॉस में सेलिब्रिटीज़ आते हैं और वो गाली गलौच करते हैं, बदतमीजी करते हैं, हम कहते हैं ये थे ये लोग, हम तो इन्हें बहुत अच्छा मानते थे। कोई बहू बनती है डेली सोप सीरियल में, कोई कुछ बनता है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम इन्फ्लुएंसर हैं, अगर हम पब्लिक फिगर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ जहां आज आर्यन खान को बेल नहीं मिली, यानी कि 25 तारीख तक उनकी जमानत याचिका पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है, वहीं दूसरी बात, आपको सबसे बड़ी बात बताएं, एनसीबी ने आज अनन्या पांडे के घर छापा मारा। आपको बता दें अनन्या पांडे वही है जो चंकी पांडे की बेटी है। आपको बता दें अनन्या पांडे के मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मोहम्मद अमन खान जी मौजूद है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। सर, सबसे पहले सवाल ये है कि एक तरफ जहां आर्यन खान से के लिए उम्मीद लगाई जा रही थी, तमाम बॉलीवुड एक्टर्स उम्मीद लगा रहे थे कि वो छूट जाएगा, उसको बेल हो जाएगी, बेल याचिका बिल्कुल रद्द हो गई है। अनन्या पांडे को भी अब एनसीबी ने अपने रडार पे ले लिया, क्या कहेंगे आप? देखिए हमारा पहले ऐसा कहना था, जब बॉलीवुड के जो स्टार्स थे या सिंगर्स थे और जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, जब वो आर्यन खान के सपोर्ट में अपने बयान दे रहे थे और ट्वीट कर रहे थे, तो मैंने कई प्लेटफॉर्म पे और आपके भी इंटरव्यू में बोला था कि कुछ नहीं पता, बहुत जल्दी हम दूसरे एक्टर्स को देखें कि उन्हें भी उनके घर पे छापेमारी शुरू हो जाए। तो देखिए जो आम पब्लिक की जो जनता है, जिनको ये लग रहा था कि शाहरुख खान पैसे वाला है, वो शाहरुख खान का बेटा है आर्यन खान, तो वो बच जाएगा, उसके बाप उसे बचा लेगा और ये एनसीबी तो कुछ दिन में छोड़ देगी, पहले ऐसा होता है, तो उन लोगों की सोच ये थी। लेकिन हमें ऐसा पता था ये जो मामला है आयुषी जी, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक पार्टी हो रही थी, उस पार्टी में लोग वो इन्जॉयमेंट के लिए पार्टी कर रहे थे और ड्रग्स ले रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, इसलिए उन्हें पकड़ा गया। एक्चुअली इसके पीछे पूरी कॉन्स्पिरेसी है। तो ये क्या है, एनसीबी को ये पता है कि ये 2 साल से जो आर्यन खान है वो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ड्रग्स, यहाँ तक कि ड्रग्स पैडलर्स के कांटेक्ट में भी, वो भी इंटरनेशनल ड्रग्स पैडलर के। तो अब ये जो मुद्दा है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं कंजम्पशन करता था, कंज्यूम करता था ड्रग्स। अब ये मामला ये है, कहीं ऐसा तो नहीं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है और जो मुंबई वो जो माया नगरी है, वहाँ पे जो ड्रग्स की जो डीलिंग होती है, वहाँ पे भी इन लोगों का हाथ हो। तो इसी को देखते हुए जो पहले आर्यन खान का जो मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया गया था, उसकी जब जाँच की गई और उसे इंक्वायरी की गई, तो उसमें सामने आया कि कई अपकमिंग एक्ट्रेसेस, वो सिर्फ अनन्या पांडे का तो नाम आ गया, कई और ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो आ चुकी हैं, लॉन्च हो चुकी हैं, लॉन्च होने वाली, जिनसे आर्यन खान के कांटेक्ट थे। और वो जाहिर है वो तो होंगे ही, आर्यन खान जो है शाहरुख खान के बेटे हैं, तो बाकी जो एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके जो बच्चे हैं वो इनके दोस्त हैं ही। तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो अब देखने वाली बात ये है कि देखिए ये जो कड़ी से कड़ी मिल रही है, अब अगर हम अनन्या पांडे की बात करें तो उनका मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया गया उनके घर पे छापेमारी करके। और आज क्योंकि वो लेट पहुंची थी और ये रात हो गई है, क्योंकि सूर्यास्त हो गया, तो वो लड़की हैं, वो इसलिए उनसे ज़्यादा पूछताछ ना करते हुए उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन कल से दोबारा उनको बुलाया गया, कल सुबह में भी शायद 11-12 बजे तक वो फिर एनसीबी दफ्तर पहुँचेंगे, जहाँ पर कल का जो एनसीबी को पूरा टाइम मिलेगा, पूरा दिन मिलेगा उनसे इंक्वायरी करने का। और अब जो अनन्या पांडे का अगर हम देखें, जो मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया है, तो अब जब उसकी जांच होगी तो उसमें से हो सकता है कई और नाम निकल के आए और उनकी चैट जो निकल के आए।
तो देखिए मेरा तो यही है कि अब एक तो आर्यन खान की बेल नहीं हो रही है, वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि एनसीबी ने कोर्ट में यही तर्क रखे थे कि अगर ये छूट जाता है तो ये क्या करेगा, जो इस प्रभावित करेगा इसको इंक्वायरी को, और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं जो आर्यन खान के साथ चाहे पार्टी में मौजूद थे या उसके साथ जो ड्रग्स की जो ये ख़रीद फरोख्त कह लो या लेन देन कह लो ये जो होता था उनको प्रभावित कर सकता है। और यही हुआ, देखिए जैसे उसकी बेल रिजेक्ट की कोर्ट ने, अब और नाम सामने आ गए हैं। तो हमें अपनी एनसीबी पे भरोसा रखना चाहिए। और ये जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जो धीरे धीरे करके आंसू बहा रहे हैं, आप इनका वेट कीजिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बैक टू बैक ये सबकी चैटें लीक होंगी। कोई खुद सामने आएगा, नहीं तो किसी का बच्चा सामने आएगा, किसी की बहू सामने आएगी, ये सब धीरे धीरे उसमें आएंगे क्योंकि सब लिप्त हैं ये इसमें। बस बात वही है, जिसका चेहरा सामने आ रहा है हम उससे कह रहे हैं कि भाई ये तो ड्रग्स लेता है, ये तो ये करता है, ये तो वो करता है, और जिसका नाम नहीं आ रहा उसे हम दूध का धुला मान रहे हैं। बस फ़र्क इतना है। सर, जिस तरीके से आर्यन खान की जमानत याचिका रद्द हो गई है, तमाम मीम्स भी बन रहा है कि पैसे से भरोसा उठ गया, इस पर आप क्या? हाँ देखिए, जो मीम्स बोल रहे हैं, लेकिन वो भी आप कहने को वो मीम्स है, लेकिन उससे भी एक मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है। कई मीम्स ऐसे हैं जो कि हमें देखने चाहिए। लोग कह रहे हैं कि आर्यन खान को अपने बाप से और पैसे से भरोसा उठ गया, वो सही बात है। इन लोगों को किस बात का घमंड था, किस बात की गलतफहमी थी। और जब हम इंटरव्यू भी देते थे कि अच्छा हुआ आर्यन खान को, मेरा तो ये कहना था अगर दूसरों को आप 2 महीने की सज़ा तो आर्यन खान को 4 महीने की सज़ा दो, क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक अच्छे घराने से आप हो, आपके साथ अपने फादर का नाम जुड़ा है, आपको लोग फॉलो करते हैं, आप इन्फ्लुएंसर के तौर पर माने जाते हो। तो अब देखिए, लेकिन जब इन लोगों को ये पता, एक से एक वकील, आप इनके जो वकील देखेंगे वो भी छोटे मोटे वकील नहीं है। वो एक एक हियरिंग के अगर मान लीजिए वो 10-10 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए लेने वाले वकील अगर इनकी ज़मानत नहीं करा पा रहे हैं, इससे पहले तो अब इसकी सीरियस कितना इशू है इससे समझिए आप। ये कोई वैसा इशू नहीं है कि हाँ भाई कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा था और उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये मामला जो पैडलिंग का है, और ऊपर से पूरी मुंबई जो इंडस्ट्री है, मैंने फिर ये कहा, जो यूथ जनरेशन है जो वहाँ पे जाके स्ट्रगल करती है उनको बर्बाद करते हैं। शाहरुख खान का बेटा है या अनन्या पांडे, इनको आप सोचो कि बस ड्रग्स लेते हैं एंजॉयमेंट के लिए, नहीं। इन्हें जो लोग फॉलो करते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोग जो फॉलो करते हैं, जो युवा पीढ़ी जो हमारे दिल्ली एनसीआर से, बिहार से, यूपी से उठ के, हरियाणा से उठ के जाती है मुंबई, जब वो देखती है कि इन लोगों का लाइफ स्टाइल ये है तो वो इन्हें फॉलो करते हैं। तो इनडायरेक्टली आप खुद तो अपनी लाइफ बर्बाद कर ही रहे हो, लेकिन आप समाज को भी बर्बाद कर रहे हो, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे जो आसपास के लोग जो ये सोच के आते हैं कि माया नगरी हम जा रहे हैं, एक्टर मॉडल बनने जा रहे हैं, इनडायरेक्टली आप उनका भी फ्यूचर ख़राब कर रहे हो। तो इन पे तो बहुत जिम्मेदारी बहुत बनती है। और अब ये भी गलतफहमी लोगों की दूर हो गई। कई चीज़ें जब हमने इंटरव्यू दिए या जब ये अरेस्ट हुए तो लोग बोल रहे हैं उसका नाम जो है खान है, उसका सरनेम खान है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। तो देखिए अब अनन्या पांडे, वो पांडे, उनके ऊपर भी इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो कम से कम अब ये लेक्चर कोई ना दे और इस तरह की बेतुकी ना तकियानूसी बातें ना करें कि वो मुसलमान होने की वजह से, खान होने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया। जो गलत करेगा वो चाहे बॉलीवुड में करे, चाहे मुंबई में करे, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में करे, अगर आप गैर कानूनी काम करोगे तो आज नहीं तो कल आपके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी। सर, ये सवाल बिल्कुल है कि महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम जो नेता हैं या ओवैसी से लेकर तमाम एक्टर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो खान का बेटा है, इसलिए ये चीज़ें हो रही। हाँ देखिए, अब वो खान का बेटा है तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ बोली, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आज तक पूरे मुंबई में या पूरे हिंदुस्तान में आज तक कोई ड्रग्स से रिलेटेड कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। हम तो जब मानते जब पहली बार हमने कोई न्यूज़ देखी होती कि इतिहास में पहली बार कोई ड्रग्स लेता हुआ लड़का या कोई ड्रग्स लेता हुआ युवा पार्टी करता हुआ अरेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। हमने कई केस ऐसे देखे हैं जो चाहे वो बॉलीवुड के लोग ना भी हों तब भी अरेस्ट होते हैं। और इसमें भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि आर्यन खान अकेले अरेस्ट हुए, 8 से 10 लोग थे जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और पिछले साल भी हमने देखा दीपिका पादुकोण से लेके और श्रद्धा कपूर से लेके रकुलप्रीत सिंह तक कोई ऐसा बॉलीवुड का एक्टर या एक्ट्रेस नहीं थे जिनसे पूछताछ नहीं की गई। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो लोग खान थे या मुस्लिम थे। तो इस तरह की बातें करना सिर्फ आपको अपने इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए, इन लोगों का मकसद कुछ नहीं है। इन लोगों को ये आप गलत काम कर रहे हो तो करते रहो। अब जैसे कि आप देखें महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं कि एनसीबी बॉलीवुड को टारगेट क्यों कर रही है। अरे इसका मतलब क्या है, अगर बॉलीवुड कुछ भी गलत काम कर रहा है तो हम करने दें तो ठीक है। भाई साहब ऐसी बात है, आपकी जिम्मेदारी बल्कि ये बनती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, एनसीबी क्या कर रही है वो तो ठीक है, वो तो अपना काम कर रही है। बॉलीवुड पे आपका राज है क्योंकि आप मुंबई में बैठे हो, आप महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हो। आपको तो खुश होना चाहिए कि बॉलीवुड में इस तरह की काम चल रहा था। मुंबई में कितने लोग देश भर के, दुनिया भर के लोग आके रहते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए, ये सब गंदगी वहाँ पे चल रही थी। तो आपको तो खुश होना चाहिए, एनसीबी को सपोर्ट करनी चाहिए। ऊपर से आप फिर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो। यहाँ तक कि इससे पता चलता है जो हेड ऑफ द स्टेट है उसकी मानसिकता क्या है। एक महाराष्ट्र का, इतने बड़े राज्य का जो चीफ मिनिस्टर है, उसकी सोच ये है कि अगर एक आदमी रेव पार्टी कर रहा है, ड्रग्स पैडलिंग कर रहा है या ड्रग्स का व्यापार
व्यापार कर रहा है मुंबई में, वहाँ की पीढ़ी, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, जनरेशन को ख़राब कर रहा है, तो वो करता रहे और हमें उसे आंख बंद कर लें सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुंबई में रहता है, मुंबई में उद्धव ठाकरे की जी सरकार है। और अगर ये दूसरे राज्य में हो रहा होता, यूपी में, हरियाणा में हो रहा होता, तो बात अलग थी। फिर ऐसा हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी की शायद जो सोच है वो बदल जाती और वो कहते कि उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। तो देखिए, आप कितने ही बड़े हो जाओ, आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ, गृह मंत्री बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, लेकिन आप किसी भी डिपार्टमेंट से या कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते। एक बात बताइए, 5 से 6 बार आर्यन खान को पेश किया गया, उनकी बेल लगाई गई, एक से एक वकील 20-20 लाख रुपए पर हियरिंग लेने वाले वहाँ पे जाते हैं और बेल रिजेक्ट हो जाती है। इससे आप अंदाज़ लगाइए कितना संगीन अपराध है, या जो जिस धाराओं में इनको अरेस्ट किया गया है वो धाराएं कितनी मतलब संगीन होंगी कि वो ज़मानत नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे मीका सिंह जैसे या उद्धव ठाकरे जैसे या महबूबा मुफ्ती जैसे लोग अपने अपने स्टेट में बैठे हुए, अपनी सेफ जोन में बैठे हुए, एसी रूम में बैठे हुए एक ट्वीट कर देते हैं कि जी वो मुसलमान है इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है, या जी ये बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए ऐसा हो रहा है। भाई पहली बात तो बॉलीवुड है क्या उसे जो बदनाम करेंगे? कौन है बॉलीवुड? बॉलीवुड कोई चीज़ थोड़ी है, बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, उसमें कई लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड से जो जुड़ा हुआ है उसको जा के धड़ पकड़ की जा रही हो, ऐसा भी नहीं। बॉलीवुड में ये तो हमारी उन मैडम ने कहा था जिनका ये मानना है कि बॉलीवुड में जो थाली में छेद करते हैं लोग बॉलीवुड में रह के, उन मैडम का ये कहना था जया बच्चन जी का कि बॉलीवुड में 5 लाख लोग डायरेक्टली और 45 लाख लोग, 50 लाख लोग करीब इनडायरेक्टली काम करते हैं, यानी 55 लाख लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। क्या 55 लाख लोगों की गिरफ्तारी हो गई है? क्या 55 लाख लोगों पर छापेमारी हो गई है? नहीं, गिनती के गिने चुने 2, 4, 5 लोग, 10 लोग अरेस्ट किए गए या पूछताछ की गई है। और अब भी आप देखें, आर्यन खान को अरेस्ट हुए 20 दिन हो गए, 20 दिन के बाद आज उस केस से जुड़ी हुई पहली ऐसी वो खबर निकल के आई है कि अनन्या पांडे को क्योंकि उनकी चैट मिली आर्यन खान के साथ, तो उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। ऐसा तो नहीं कि 20 दिन में 200 लोगों को पूछताछ के लिए बुला लिया गया। तो देखिए, आप गंभीरता को समझिए, केस की गंभीरता को समझिए, एनसीबी को समझिए। एनसीबी एक डिपार्टमेंट है, एक है ना, किसी के अंडर काम नहीं करता, वो अपना काम कर रहा है, आप उस पर प्रेशर बना रहे हो, फिर आप कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हो इनडायरेक्टली ऐसी ऐसी बातें करके, यानी कोर्ट जो है अपनी मर्जी से। और कोर्ट, एक चीज़ मैं बता दूँ, वो कोई आपके हमारी न्यूज़ चैनल देख के नहीं चलता, कोर्ट चलता है तर्कों पे। वहाँ पे एनसीबी ने क्या अपनी बात रखी, आर्यन खान के वकील ने अपनी क्या बात रखी, उसके बिहाफ पे, उसके बिना पे कोर्ट डिसाइड करता है बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट इस पे नहीं करता कि फलाना न्यूज़ चैनल क्या दिखा रहा है, या महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, या ऋतिक रोशन क्या कह रहे हैं। ऋतिक रोशन, देखिए, ऋतिक रोशन को भी प्रॉब्लम हो गई है आर्यन खान पे इन्वेस्टिगेशन होने से, रवीना टंडन को भी प्रॉब्लम हो गई है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो तार हैं कितनी गहराई तक जुड़े हुए हैं। इनको ये पता है आज अगर हम इनकी सपोर्ट में नहीं आएंगे, देखिए गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक पॉलिसी क्या होती है किसी भी चीज़ में? भाई देखिए, शाहरुख खान, आपका बेटा प्रॉब्लम में आया था, हम उसके साथ खड़े थे, अब हम प्रॉब्लम में आएंगे, आप हमारे साथ खड़े रहना। ऐसे ही शेखर सुमन जी ने एक बयान भी दिया, उन्होंने बोला भाई जब मैंने अपना बेटा खो दिया था, बड़ा बेटा 11 साल की उम्र में, तो कोई नहीं खड़ा था मेरे साथ, सिर्फ एक शाहरुख खान था जो सेट पे आया था, मैं शूट कर रहा था और वो आके मेरे गले लग के और मुझे सांत्वना दी। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि अगर शाहरुख खान मेरे बुरे वक्त में खड़ा था, मेरे बेटे के मरने पर खड़ा था, तो आज शाहरुख खान का बेटा कुछ भी करेगा, मर्डर भी कर देगा, तो मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हूँगा सिर्फ इसलिए कि शाहरुख खान मेरे बेटे की मृत्यु में आया था या मुझे सांत्वना दी थी, वो दुखी था? ये कोई लॉजिक नहीं है। आप बुरे वक्त में खड़े होइए, लेकिन बुरा वक्त होना तो चाहिए। बुरा वक्त तो ये ला रहे थे दूसरों पे, आर्यन खान पे कोई बुरा वक्त नहीं आया। बुरा वक्त उन लड़के लड़कियों पे आ रहा था या आता जो मुंबई में जाते हैं और आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को देखते हैं, शाहरुख खान के बेटे को देखते हैं, आर्यन खान को, अनन्या पांडे को देखते हैं, श्रद्धा कपूर को देखते हैं और इन लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं। अरे यार, ये तो बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल है। बेचारे जाते हैं एक्टर बनने, मॉडल बनने, वहाँ पर रातों को पार्टी कर रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं और बाद में अपनी लाइफ भी बर्बाद कर देते हैं। कोई सुसाइड कर लेते हैं, कोई वापस आ जाते हैं। और इन लोगों की असलियत देखिए, हम तो जो बोल रहे हैं, अगर इन लोगों की असलियत देखनी है, मधुर भंडारकर इसी इंडस्ट्री के हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, छोटा नाम तो नहीं है। मधुर भंडारकर खुद एक फिल्म बनाते हैं फैशन, उस फैशन में वो खुद ही इंडस्ट्री की पोल खोल देते हैं। फिर फिल्म बनाते हैं हीरोइन में खुद ही फिल्म इंडस्ट्री की पोल खोल देते हैं। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री कोई दुनिया से छुपी हुई थी। हमें लगता था इंडस्ट्री बहुत अच्छी, नहीं। इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है, पहले से सबको पता है। इंडस्ट्री में ड्रग्स ली जाती है और जो वहाँ के लड़के लड़कियाँ वो बदनाम है, वो उनका कोई ठिकाना नहीं है। और जो हमारी इंडस्ट्री, जो आज हम देखें, जो नॉर्मल लड़के लड़कियां भी हम देखते हैं खुलेआम मॉलों में घूम रहे हैं, हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं, शॉर्ट्स कपड़े पहनने शुरू कर दिए। हालांकि देखिए, वो तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, उसे हम ये नहीं कह रहे लोकतंत्र है आप कुछ भी करो, लेकिन ये सीख कहाँ से मिली? अब देखिए, डेमोक्रेसी तो फिर साड़ी भी पहनने की है, सूट भी पहनने की, लेकिन शॉर्ट्स ही क्यों पहने जा रहे हैं?
वो इसलिए क्योंकि हम इंडस्ट्री को देखते हैं, अरे जब श्रद्धा कपूर ऐसे घूम रही है, अनन्या पांडे ऐसे घूम रही है, या रकुलप्रीत सिंह ऐसे घूम रही है, दीपिका पादुकोण ऐसे घूम रही है, तो हम क्यों नहीं घूम सकते? तो ये उन्हें देख के हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, कभी हेयर स्टाइल, कभी उनका पहनावा, कभी रहन सहन। अब आप देखिए जैसे बर्थडे होता है, हम एक दूसरे केक लगाना शुरू कर देते हैं चेहरे पे। पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। वेस्टेज ऑफ फूड, आप खाने की बर्बादी कर रहे हो। तो लेकिन कहाँ से आया, हमें कैसे पता चला? ये बाहर का यूरोपियन कल्चर था, ये बॉलीवुड में आया। हमने देखा अरे शाहरुख खान का बर्थडे, सलमान का बर्थडे, सब एक दूसरे को केक लगा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक मुंह में डाल रहे हैं, हमने भी शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये हम प्रभावित होते हैं बॉलीवुड से, और इसका मतलब उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब हम इन्फ्लुएंसर होते हैं। देखिए अगर आज मेरी बात कोई नहीं सुनता, मेरे फॉलोअर्स नहीं है, मैं कुछ भी करूँ चल जाएगा। लेकिन अगर मेरे लाखों फॉलोअर्स हों, 4-5 लाख फॉलोअर्स हों, या मेरी बात सुनते हो लोग, मानते हो, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं खुले में कोई ऐसा काम गलत ना करूं, मैं शराब ना पीऊं, मैं किसी को छेड़ूं नहीं, मैं गाली गलौज ना करूं, क्योंकि मुझे लोग फॉलो करते हैं। जैसे बिग बॉस है, बिग बॉस में सेलिब्रिटीज आते हैं और वो गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, हम कहते हैं ये थे ये लोग, हम तो इन्हें बहुत अच्छा मानते थे। कोई बहू बनती है डेली सोप सीरियल में, कोई कुछ बनता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम इन्फ्लुएंसर हैं, अगर हम पब्लिक फिगर हैं। तो ये आप ये देख लीजिए कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको 26 को भी ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, और अनन्या पांडे को, देखिए हम कोई बॉलीवुड के दुश्मन नहीं है। अगर अनन्या पांडे इनोसेंट है और उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो जो चैट थी अगर वो भी किसी और चीज़ से कंसर्न थी, क्योंकि उसमें खुल के कोई बात नहीं, उसमें बोला जा रहा है माल और इस तरह के वर्ड यूज़ किए गए हैं, लेकिन अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बर्ताए कोताही नहीं करनी चाहिए, उन्हें भी अरेस्ट करो। कोई लड़की है, लड़का है, 20 साल का, 50 साल का, हमें मतलब नहीं है। इलीगल इज़ इलीगल, गैर कानूनी काम करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद अमन खान जी, जो कि सोशल पॉलिटिकल हैं, और तो इस मुद्दे पर उन्होंने खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा कि क्या अनन्या पांडे को भी अब एनसीबी पूछताछ के लिए आगे बुलाती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, वो न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।